My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of the development of Indian Constitution. Well, I have again with a new topic, which is the outcomes of the Marlow-Minto Act 1909, 1909, या Indian Council Act 1909, या you can say भारतीय अधिनियम परिषद 1909. Well, students, as you know that we are, discussing about the a new act, Indian Council Act or reform, which we can say that Marlem into reform 1909. And in previous sessions, we have discussed the introduction part of this particular act, Marlem into reform, and we have also discussed the what were the major factors or reasons or causes which led to Marlem into Act 1909. Especially in today's session, I'll be discussing something very important about the consequences, about the outcomes or result of the Parliamentary Act 1909. Well, as I said earlier, कि जभी भी हम whenever we talk about any act, we talk about any movement, so it is very much imperative for us to, know the consequences or outcomes because, it provides an opportunity. It provides an opportunity for all of us to learn something. Same way as I had said, I had told you that British got opportunity to learn many things from, I would say that 1857 revolt. तो अब बहुत सारे एक्ट्स हम चर्चा कर चुके हैं. वी स्टार्टेड विद 1858 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, देन वी discussed about the 1861 Indian Council Act. Then we have also discussed about the 1892 Indian Council Act, and at present we are discussing the act, or should I say Indian Council Act 1909. So, act is very much important, no doubt, there. And as I said, that many questions are asked, especially from this particular topic. So, I have explained each and everything in details, ki what was it all about, and causes and features and all. And today we'll look at, some important aspect, which is, I would say, the result or consequences of the outcomes. कि क्या रहा at last जो ये एक्ट लेकर आए. और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी कि ब्रिटिश जो थे अपने आप को कंटिन्यूअसली रिफॉर्म कर रहे थे. दे वर कमिंग विद न्यू एक्ट, और लगातार प्रशासन में, अपनी शासन व्यवस्था में, ब्रिटिश शासन जो रूल कर रहे थे, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ, आई वुड से दैट सिचुएशन या प्रशासन में सुधार लाने के लिए, उन लूपहोल्स या गैप्स को रिजॉल्व या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और चीजों के स्मूथली फंक्शनिंग के लिए वो एक्ट लेकर आए थे. और ये एक नया एक्ट था जिसने भारत की शासन प्रणाली में, जो विच वाज बीइंग गवर्न्ड बाय ब्रिटिश रूलर, उसमें बहुत सारे सुधार लाए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव या विधान परिषदों की में का विस्तार किया गया. उसमें जो इंडियन नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या बढ़ाई गई. और साथ में जो अपना कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत जो हमने बात करी थी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडर्स की, उसके अंतर्गत उन्होंने, एक्सट्रीमिस्ट या जो गरम दल के नेता थे उनको उदारवादी के साथ मिलाने के लिए, या उनकी जो बेसिकली उनको थोड़ा-सा शांत करने के लिए, या उनको ये झूठी दिलासा देने के लिए कि ब्रिटिश जो है सरकार है, उन लोगों के साथ है और कंधे से कंधा मिला के चल रही है. कुछ बातें इसमें और थी, जैसे फॉर एग्जांपल जो मुस्लिमों के लिए स्पेशल जो 1906 में कमेटी गठित की गई थी आगा खां के नेतृत्व में, वो जाकर शिमला में मिंटो से मिले जो उस समय वायसराय थे इंडिया में. और ये उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा कि भैया हमें जो मुस्लिमों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए, और ताकि मुस्लिमों का एक अलग से रिप्रेजेंटेशन हो सके इंडिया के अंतर्गत. हालांकि ये चीजें कुछ दूसरे पहलू से देखी जाए तो एक, यू नो आई वुड से दैट आपस में मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज करना था, और अंग्रेजों की मंशा भी थी कि फूट डालो राजनीति करो, ये नीति. तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, एंड आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट पार्लियामेंट्री रिफॉर्म इन डिटेल. और अब देख लेते हैं इसमें हमारे क्या बेसिकली आउटकम्स रहे. और फिर वही चीज़ कहूँगा कि कोई भी एक्ट या मूवमेंट का आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, या यू हैव टू स्टडी, यू टू एनालाइज द थिंग्स सो दैट यू कैन मेक योर फ्यूचर बेटर, या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकें, आप कुछ ऐसी रणनीति बना सकें
ताकि अपने फ्यूचर को आप और बेटर कर सकें या उन गलतियों को ना दोहराएं, ऐसी सिचुएशन दोबारा से ना आए। जैसे कि मैंने बोला था, 1857 की जो क्रांति थी उसकी ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें थी वो हिल गई थी 1857 की क्रांति कॉन्सिक्वेंस के बाद। तो 1857 क्रांति के बाद, सॉरी। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उसको पूरा स्टडी किया कि ऐसे क्या रीजन थे, कैसे लूप होल्स थे। दे हैव गॉन थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवोल्ट, और उन्होंने फिर उसके बाद बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनाई, प्लान बनाया, वो एक्ट लेकर आए। स्टिल वी आर स्टडिंग, आई वुड से दैट इन काउंसिल एक्ट 1909। So please allow me to start today's sessions, and I would say that please pay attention to my words, to those contents which are being shared by me, and please be your. I would say that involve yourself in today's discussion. So I'll start the Marlow-Minto Act of 1909, या 1909, also known as the Indian Council Act of 1909, had several significant outcomes that influenced the political and social landscape of British India. So on the basis of the following, we can easily understand that what were the outcomes of the Marlow-Minto Act 1909. ओके। आई होप यहाँ पर मैंने आपको जैसे ब्रीफ करने की कोशिश करी चीज़ों को, ताकि एक चीज़ मैं हमेशा से कहता भी हूँ कि कभी भी whenever I come with new topic, तो always I try to bridge the gap, bridge the gap. I would say that your as far as your previous knowledge is concerned and your present या current knowledge is concerned, और एक टीचर का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं उनके पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़े, एंड दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो वो मैं करता हूँ हमेशा। उससे क्या होता है, तो हमारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाता है और हमें चीजें अच्छे से समझ में आती है। जो नॉलेज है हमारी वो स्टेबल होती है, तो चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। सो ग्रेटर इंडियन इन्वॉल्वमेंट, अभी मैंने एक चीज आपसे कही थी कि बेसिकली हमने देखा था कि पर्टिकुलर इस एक्ट में जो प्रोविंशियल लेवल की मैं बात करूं या सेंट्रल लेवल की बात करूं, जो हम इंडियन सॉरी हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या था, उन्होंने उसको विस्तृत किया, इंक्रीज किया। और उसमें जो नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या बढ़ाई, ताकि एक तो सीधी सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर रूप में चल सके, चीजों की जानकारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, यू नो ब्रिटिश सरकार। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि अगर आप कहीं पे जाते हैं और अच्छा शासन प्रशासन चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए कि आप वहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ सम्मिलित करें, अपने आप में इन्वॉल्व करें, तभी आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन, यू नो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास आ पाती है और आप उस पर काम कर पाते हैं। कुछ लूप होल्स जो होते हैं वो भी यू आल्सो यू नो get opportunity to know those loopholes, and I would say that mistakes and etc. और सबसे बड़ी बात, जो उस समय जो बेसिकली सेक्रेटरी थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और फिर जो वायसराय थे हमारे, तो बेसिकली उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि इंडिया में जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें जो वहाँ की लोकल जो पब्लिक है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए लोकल लेवल पर उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, विधान परिषदों में, केंद्रीय और जो प्रांतीय स्तर पर भारतीयों की संख्या बढ़ाई। और उसके पीछे एक मकसद ये भी था कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन यू नो करवाना चाहते थे, ये रियलाइज कराना चाहते थे वो भारतीयों को कि जो ब्रिटिश है उनके साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो भी उनके एनवेलमेंट को इंश्योर करती है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा, उनकी इंटेंशन कुछ और थी। सो द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस in legislative councils at both the central and provincial levels. This provided Indians with more opportunities to participate in the legislative processes and express their views on governance and policy issues. तो सीधी सी बात है, जो भी ब्रिटिश अपनी नई पॉलिसीज लेकर आते थे, कुछ स्टडीज डेवलप करते थे, कुछ आई वुड से इंस्ट्रक्शंस या जो भी पैरामीटर्स जो उनको तैयार करने थे, उसमें सीधी सी बात है, उन लोगों ने सोचा कि अब हमें वहाँ पर जो भारतीय जनता है उनकी भी एक उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उनकी भागीदारी चाहिए। इसलिए उन्होंने लोकल लेवल पर जो है नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की या नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाई, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ावा दिया। नाउ आई वुड से I would come to the next heading, which is the political mobilization. So the expansion of councils and the inclusion of elected Indian members led to increased political mobilization among Indians. This helped lay the groundwork for the future development.
of Indian political parties and movements. So here we are talking about the political mobilization. मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ राजनीतिक रूप से कुछ पॉलिटिकली ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी कि जो वर्तमान जो उस समय सिचुएशन रही होगी कंटेम्प्रेरी ड्यूरिंग दैट पीरियड उसमें वो जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल में जो संख्या बढ़ा रहे थे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की उससे क्या हुआ जो पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो थोड़ी सी और मोबिलिटी आई और चीजें में थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी आई जैसे कुछ एम्बिग्यूटी रही थी पहले विच लेड टू अल्टीमेटली द 1857 रिपोर्ट तो अब वो चाह रहे थे कि ऐसी कुछ एम्बिग्यूटी ना रहे तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे इसीलिए उन्होंने अपने विधान परिषद को या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सटेंड किया और एज इट सेज दैट एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स and the inclusion of elected Indian members led to increased political mobilization among Indians. मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी जब ब्रिटिश अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो 1857 का 1858 का जो 1858 का जो उनका एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 उसमें उन्होंने यहाँ पर स्टेब्लिशन की बात करी स्टेब्लिश करने की बात करी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है और फिर आगे जो 1862 का सॉरी 92 का और 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए उस दोनों में उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत या विधान परिषद के अंतर्गत इन नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की संख्या को बढ़ाया तीनों को अगर मैं बोलूं कि जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन 61 में उनकी संख्या 5 या 6 थी और अगर हम बात करें 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में तो उन्होंने इसकी संख्या में वृद्धि करी उसमें और इंक्रीज किया और सेंट्रल लेवल 20 और प्रोविंशियल लेवल पर उसको 12 तक करा और जब वो अब हम बात कर रहे हैं 19 आई वुड से 1909 या 1909 के एक्ट की यहाँ पर उन्होंने संख्या और भी बढ़ाई और आई थिंक इट वाज नियर अबाउट 60 और 64 आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट फीचर इन लेटर ऑन इन माय लेक्चर की एग्जैक्ट फिगर क्या रही होगी सो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोकल स्तर पर विधान परिषदों के में भारतीयों की संख्या को बढ़ा देना और जो काउंसिल्स हैं लेजिस्लेटिव्स हैं या मैं बात करूँ केंद्र या प्रांतीय लेवल पर प्रोविंशियल या सेंट्रल लेवल पर उसको एक्सपेंड करना किस लिए करना ताकि जो प्रशासन है जो ब्रिटिश रूल कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है उसको थोड़ा सा स्मूथली किया जा सके कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन हो उसकी और ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत के अंदर जो वायसराय थे और वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन सॉरी ब्रिटिश क्राउन के प्रति और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो यूज टू सिट इन लंदन उसका अपना एक ऑफिस हुआ करता था हालांकि जो सैलरी और उस ऑफिस या मुख्यालय का जो किराया था या जो भी कुछ एक्सपेंसेस थे वो रियम्बर्स करे जाते थे भारत से या भारत के एक्सपेंसेस से भारत से ही उनका रियम्बर्स होता था यानी कि वो हमारे खजाने को दिन प्रतिदिन लूट लूट रहे थे और हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे खैर जो वायसराय रहे और या फिर मैं बोलूं कि उस समय जो आई वुड से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे इन दोनों के बेसिकली आई वुड से आपसी कॉपरेशन या एक सलाह मशवरा के बाद ही एक्ट पारित हुआ था इसलिए इस एक्ट को मिंटो मार्लो एक्ट भी कहते हैं मिंटो मार्लो रिफॉर्म भी कहा जाता है तो इस तरह से लास्ट में मैं वही कहूंगा इस हेडिंग के अंडर में कि एज फार एज पर्टिकुलर हेडिंग इज कंसर्न कि एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स एंड द इंक्लूजन ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ताकि ये रिलेशन कराया जा सके भारतीयों की कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल वो तो अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे थे नाउ I move to the next heading, which talks about the outcomes of Indian Council Act 1909. Separate electorates, okay, separate electorates and communal divisions. यहाँ पर कुछ बात हो रही निर्वाचन मंडल की एक सेपरेट मतलब अलग से सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड कम्युनल डिविजन्स का मतलब यहाँ पर एक बात जान लीजिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में उनकी लीडरशिप में कमेटी गठित होती है और सीधे शिमला पहुंचती है और लॉर्ड मिंटो से मिलती है और बोलती है कि भारत में इस्लामों के लिए मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल होना चाहिए उनका अलग अलग से एक रिप्रेजेंटेशन हो और हालांकि फिर वो चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में फूट डलवाने के पीछे पूरी रणनीति तैयार कर ली थी और उस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया Therefore, they came with a new act which is Indian Council Act 1909 और कहीं ना कहीं अब ये होने लगा कि हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा सा फूट पड़वाया जाए उसका फायदा वो ब्रिटिश उठाए सो separate electorates and communal divisions and as far as subheading of this particular heading या main heading is concerned तो institutionalization of communal identities okay institutionalization of communal identities let go through this line let's go through this line
the introduction of separate electorates for Muslims, institutionalized communal identities in the political process. This move was intended to ensure minority presentation, but ultimately contributed to deepening communal division in Indian society. So once again, please pay attention to this line. What do these lines say? पहला बात है कि the introduction of separate electorates for Muslims, institutionalizations या institutionalized communal identities in the political process. This move was intended to ensure minority representation, but ultimately contributed to deepening communal divisions in Indian society. Though they have come with a new, I would say, uh, electorates, especially for Muslims, institutionalized communal identities, ताकि उनको अलग से निर्वाचन मंडल में जगह मिल सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन कहीं न कहीं मैं फिर चीज़ कहूँगा कि कुछ ही तरीके से पता था कि ये उनके फ़ायदे की बात है, बिकॉज़ आपस में अगर मतभेद होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो या उनकी यूनिटी में कुछ खटास होगी, उनमें मतभेद बढ़ेंगे, तो उसका फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी और रूल करना आसान होगा। क्योंकि इंडियंस या भारतीयों के प्रति या भारतीयों के बीच में किसी भी तरह की यूनिटी तो बिल्कुल भी चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको सबक मिल चुका था 1857 क्रांति से कि किस तरह से इंडियंस को ये लगा कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड, और उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, केवल दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, यू नो, 1857 क्रांति को थोड़ा सा और क्या कह लीजिएगा कि सपोर्ट मिला, और पूरे देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। हालांकि वो बात अलग है कि उसमें इंडियंस या भारतीयों को सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं 1857 क्रांति के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे, उसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला दी, और वो थोड़ा डरे हुए भी थे कि कहीं फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन ना हो, इस तरह की कोई क्रांति ना आए, ताकि उनके शासन पर कोई आंच आए, या उनके जो बेसिकली जो ब्रिटिश रूल है वो खतरे में आए और किसी भी तरीके से वो हावी हो। तो वो ऐसी सिचुएशन चाहते ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ चीज दिखावे के लिए भी करी, और कुछ एक्ट्स जो लेकर आए थे उससे प्रोविजंस भी थे, जिसमें भारतीयों को कहीं ना कहीं लगा तो था कि हाँ भैया के फेवर की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली पावर और सत्ता की बागडोर अभी भी ब्रिटिश के हाथ में थी, वो चीजों को अपने स्तर से हैंडल कर रहे थे, केवल दिखाने के लिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए अपने विभिन्न एक्ट्स में, वेरियस एक्ट्स में, ताकि वो भारतीयों को थोड़ा सा रियलाइज करा सके कि हाँ भाई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके फेवर की बात कर रही है, उनके हित के बारे में बात कर रही है, और उनके विचारों को भी उनके सजेशन को भी उन्होंने इनवाइट किया। बट वो एक बाहरी था, दैट वाज, आई वुड से, नॉट being accepted seriously. So now next heading is long-term political impact. The separate electorates policy showed the seeds for future communal tensions and conflicts, which played a significant role in the eventual partition of India in 1947. तो सीधी सी बात है, आपको पहले ही पता है कि इस तरह की जो चीजें हुई, जिसका बीज पनपा था 1909 के एक्ट में, या मांटे मिल्लो, आई वुड से मिंटो मार्लो की जो बेसिकली रिफॉर्म्स था। लेकिन जो ये प्रोविजन रखा गया था कि जो इस्लाम या मुस्लिम्स के लिए स्पेशल जो है इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन हो, अलग से निर्वाचन मंडल बनाया जाए, तो इसने एक कम्युनल कम्युनल मतलब सांप्रदायिक टेंशन, तनाव पैदा किया। और हालांकि कहना ये चाह रही है वाली हेडिंग कि इस उससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली इट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जहां पर हिंदू और मुसलमान बंटवारा हुआ और एक अलग से नेशन बना पाकिस्तान। और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो बिल्कुल पूर्णतः इस हद तक पहुंच गई कि वो लोगों अगर पाकिस्तान जाना तो पाकिस्तान, इंडिया में रहे तो इंडिया, यानी कि आप अपने अपने धर्म के अनुसार अपने नेशंस को चूज कीजिएगा। और ये पार्टीशन जो था, दैट वाज बिकॉज ऑफ, आई वुड से दैट, या यू नो ठीक है, इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है कि दो इट वाज नॉट इंटेंडेड, लेकिन कहीं ना कहीं इस डिसीजन ने जो अलग से मुस्लिम डिमांड कर रहे थे कि इलेक्टोरेट्स या निर्वाचन मंडल को इस्टेब्लिश किया जाए, तो उसने उस चीज को थोड़ा सा, आई वुड से दैट, नेगेटिव सेंस में बूस्ट किया, और अल्टीमेटली इवेंचुअली इट टुक प्लेस, आई थिंक, आई मीन टू से दैट, पार्टीशन ऑफ इंडिया in 1947. Now, I will move to the next heading, which is limited legislative powers. Okay, यहाँ पर लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स का वर्ड यूज हुआ है।
आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, दो दे हैव एक्सटेंडेड यू नो द लेजिस्लेटिव पावर्स, या जो लोकल स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो विधान परिषद थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उन्होंने उसका विस्तार किया, उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया, उनके नंबर्स बढ़ाए, बट कहीं ना कहीं ये इट वाज नॉट अप टू द मार्क। एक सफिशिएंट स्टेप्स नहीं था, एक प्रॉपर वे में किया जाने वाला डीड नहीं था, कहीं ना कहीं केवल कहते हैं ना, खाना पूर्ति के लिए चीजें की गई कि हाँ, उनको रियलाइज हो कि भाई ब्रिटिश सरकार उनके बारे में, उनके हितों के बारे में सोच रही है। ठीक है। क्योंकि मैं फिर वही चीज कहूंगा कि मैक्सिमम तो संख्या उन्हीं की ज्यादा थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी 15 सदस्यों की, उसमें केवल 2 मेंबर रखे गए थे। अब सीधी सी बात है कि जहां पर माने सॉरी, जहां पर आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, जिसकी प्रधानता होगी, बाहुल्य होगा, या सीधी सी बात है डिसीजन तो उसी चीज को इन्फ्लुएंस करेगा। अब ब्रिटिश अगर वहां पर 13 है और इंडिया केवल 15, 2 हैं, केवल 2 भारतीय हैं, तो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, आपको पता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप, वो होगी बच्चों, ब्रिटिश के पावर में, और वही हुआ था। Now, advisory role of councils. So, despite the increased representation, the legislative councils retained limited powers. They primarily served an advisory role and couldn't enforce decisions or significantly influence the executive branch. So it is talking about the advisory role of councils, that despite the increased representation, the legislative councils retained limited powers. Though they have extended the legislative councils, though doesn't matter it was on provincial level or central level, extend किया, number of candidates या representative बढ़ाए गए, but it was not sufficient। एक limited way में limited power थी उनके पास, सीधी सी बात है, उन रिप्रेजेंटेटिव या नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के पास, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन लेने की जो क्षमता थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी, वो ज्यादा पावरफुल थे। किसी भी रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजी तैयार करना, पॉलिसीज को तैयार करना, तो ब्रिटिश का रोल उसमें ज्यादा था। इंडियंस की केवल एक खाना पूर्ति थी कि हाँ, वो उनको साथ लेके चल रहे हैं। दे प्राइमरली served an advisory role and couldn't enforce decisions or significantly influence the executive branch। तो सीधी सी बात है, केवल एक खाना पूर्ति के लिए उन्होंने दिखाया कि भाई उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी बात हो, या उनकी जो अपनी बात या शर्तें वो रखते उन ब्रिटिश के सामने। लेकिन संख्या तो उनकी ज्यादा थी और पावर उनके हाथ में थी, क्योंकि एक कह लीजिए केवल एक इसका कुछ ऐसे एकमात्र उद्देश्य तो मैं ये कहूंगा यही था कि हाँ भाई, जस्ट एक तरह की आई वुड से कि भाई ये रहे कि हाँ भाई, भारतीयों को भी वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बट अगर मैं फिर चीज कहूंगा कि महत्वपूर्ण मुद्दों के फैसलों पर तो नियंत्रण तो उन्हीं का था, या मैं कहूँ सत्ता की जो बागडोर थी वो ब्रिटिश के हाथ में ही थी। केवल कहने के लिए या एक तरह से कह लीजिए कि खाना पूर्ति के लिए ये बोला गया कि हाँ भाई, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें जो है नॉन ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाई जाए। और ये चीज आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि जो एक ब्रिटिश के द्वारा केवल एक दिखावा मात्र था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था ये। Now I would move to the increased debates and discussions. So as far as the increased debates and discussion is concerned, I would go through all the lines and I would explain the whole things in a very simple words. So it also talks about the outcomes of the Indian Council Act 1909। तो अगर हम बात करें इंक्रीज्ड डिबेट्स एंड डिस्कशंस की, तो एज इट सेज कि द एक्ट फैसिलिटेटेड मोर एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड डिस्कशन विद इन द काउंसिल्स। तो जो मैं बात कर रहा था, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसमें चूंकि नंबर्स ज्यादा बढ़ाए गए थे, इनको एक्सटेंड किया गया था। देयर वर मोर आई वुड से दैट नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो इसने कहीं ना कहीं बूस्ट किया इंक्रीज्ड डिबेट्स और डिस्कशन को, ज्यादा वार्तालाप हुई, ज्यादा चीजों को आपस में शेयर किया गया, या मैं कहूँ कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया। ठीक है। और बेसिकली जो लोकल लेवल पर जो भी चीजें थी, जो लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देखा जा रहा था, उनकी जानकारी ब्रिटिश के पास पहुंचती थी। लेकिन फिर भी वही चीज कहूंगा कि while this increased transparency and accountability, it did not translate into substantial legislative powers for Indian members। वही बात है स्टूडेंट्स, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि जो ब्रिटिश थे उनकी मंशा क्या थी, दे वर वेरी मच shrewd। और ये अच्छी तरह पता, उनको अच्छी तरीके से पता था कि ठीक है, हम इसका जो विस्तार कर रहे हैं,
काउंसिल्स पर नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का, तो केवल इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उनको ये ना लगे कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड या उनको कुछ अलग थलग किया गया है। उनको ये लगे कि ब्रिटिश जो सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन इसकी अगर मैं एक्चुअल पावर की बात करूं कि इनकी जो पावर को सपोर्ट हो मिला हो या उनकी पावर या इट वुड हैव बीन स्ट्रेंथेंड, इट वाज नॉट लाइक दैट। पावर वाज स्टिल इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। केवल एक दिखावा था, आडंबर था कि ब्रिटिश सरकार उनको साथ में लेके चल रही है और बेसिकली कहा जाए कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय लोग को या भारतीय जनता को, या मैं कहूँ कि भारत के लोग को। इट वाज नॉट लाइक दैट। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर हुआ करती थी, इट यूज टू बी इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है। नाउ if I talk about my next heading, which talks about the outcomes of Indian Council Act 1909, or we can also say that सॉरी, हाँ, यस, मॉडरेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी बेसिकली इंडियन कांग्रेस। और इंडियन कांग्रेस में मैंने आपको बताया था कि जो 1905 में जो बंगाल की आई वुड से जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसमें कुछ समय बाद देखा गया कि जो कांग्रेस में दो दल निकल कर आए, एक तो गरम दल थे और एक नरम दल थे। एक्सट्रीमिस्ट थे और दूसरे आपके मॉडरेट लीडर्स थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात जानने वाली ये है कि जो नरम दल था, जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासकों के फेवर में थे। उनको ये लगता था कि अगर हम तरीके से एक सही और प्रॉपर वे में अपनी बात को ब्रिटिश शासकों के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो हमारी बातें मानी जाएंगी। हालांकि उनकी एक आई वुड से दैट एक तरीके का मैं फिर भी चीज कहूंगा कि एक बेवकूफी थी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के मंसूबों को पहचान नहीं रहे थे कि वो क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के नेता थे, उनको बेसिकली वो बहुत दे वर वेरी मच एजिटेटेड और बहुत विरोध भी कर रहे थे और स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। और उनकी मांग ये थी कि वो ब्रिटिश सरकार में उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से हो और उनकी डिसीजन को भी सम्मिलित किया जाए और उस पर काम किया जाए, और एक वास्तविक जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनके हाथ में भी हो और उनकी बातों को सुना जाए। जो भी बातें या जो मैटर्स वो ब्रिटिश रूलर्स के सामने ला रहे हैं, उन पर काम होना चाहिए, वर्क होना चाहिए और उनको बहकाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये चीज जान लीजिएगा कि अब जैसे कि वही वाली बात होती है कि घर में अगर आपस में फूटो तो इसका जो फायदा तीसरे व्यक्ति उठाता है। अब हुआ यहाँ पे, ये जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने मॉडरेट्स लीडर को अपनी तरफ मिलाया, वो उनके फेवर की बात करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मॉडरेट अगर लीडर्स मेरे तरफ आ जाएंगे या हम उनके साथ चलेंगे, तो ये एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल में रखेंगे और उनको भड़कने नहीं देंगे। और इनके बीच में यूनिटी स्थापित नहीं होगी, या दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू आई वुड से यूनाइट देमसेल्फ। तो क्योंकि इससे अल्टीमेटली ब्रिटिश को ही नुकसान होने वाला था, तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल में करने के लिए मॉडरेट लीडर्स को अपने उसमें आई वुड से दैट अपने में मिलाया, उनके साथ चले और उनका उन्होंने फेवर किया। और कुछ कंडीशन और शर्तों को भी उन्होंने सुपरफिशियल स्तर पर माना, एक्सेप्ट किया, बट रियली फिर भी वही चीज कहूंगा कि इन ट्रू सेंस द अल्टीमेट पावर इज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो appeasement of moderate leaders, by making concessions to moderate Indian leaders, the act aimed to reduce the influence of extremist elements within the Indian independence movement. This strategy was partially successful in creating a more cooperative political environment. So I would say that by making concessions to moderate Indian leaders, the act aims to reduce the influence of extremist elements within the Indian independence movement. So this strategy was partially successful in creating a more cooperative political environment. तो सीधी सी बात है, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया, जो मॉडरेट्स थे, मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनको अपने पाले में लिया, उनके साथ या उनके साथ कॉपरेशन दिखाया, चाहे वो झूठा ही रहा हो चाहे आडंबर भी रहा हो। और वो केवल इसलिए था कि इन एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल किया जाए, एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा भड़कने से, क्योंकि वो स्वाधीनता की मांग कर रहे थे निरंतर, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार उनके फेवर में नहीं है, उनको चला जा रहा है। तो ये सब चीजें ना हो और दोबारा से 1857 क्रांति की जैसी सिचुएशन 1857 से रिवोल्ट दोबारा से ब्रिटिश के खिलाफ ना खड़ा हो जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, उनको अपीज करना चालू किया। दे स्टार्टेड अपीजिंग द मॉडरेट लीडर्स टू हैव कंट्रोल ओवर द एक्सट्रीमिस्ट। समझ गए मेरी बात?
अब जैसे फॉर एग्जांपल एक घर का एग्जांपल लीजिए कि दो भाई हैं और दोनों परस्पर विचारधारा रखते हैं। तो अब मान लो कोई तीसरा व्यक्ति है और किसी दोनों भाइयों में से एक भाइयों के विचारों से सहमत है, तो वो उसके साथ मिलकर चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी सोच या प्रवृत्ति ऐसी होगी कि एक भाई दूसरे की बातों को आखिर कहाँ तक टालेगा। अगर उसको 10 बार बोलेगा तो उसे एक्सेप्ट ही करेगा। ठीक है, तो अपनी बातों को मनवाने के लिए उस थर्ड पर्सन ने उस एक भाई का सहारा लिया, जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए एक्सट्रीमिस्ट को दबाने के लिए मॉडरेट को साथ में लेकर चले, या दिखावा किया, आडंबर किया कि ब्रिटिश जो है उनके साथ में है। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि अल्टीमेट डिसीजन वाज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश रूलर। So, by making concessions to moderate Indian leaders, the act aimed to reduce the influence of extremist elements within the Indian independence movement. This strategy was partially successful in creating a more cooperative political environment. ठीक है, कुछ हद तक उनको क्या हमें मिले ब्रिटिश के लोगों को कि भाई उनको लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और उनका फेवर चाहती है। और बट उनके वो मंसूबों से वाकिफ नहीं थे कि एक्चुअल में ब्रिटिश सरकार के मंसूबे हैं क्या। Now I'll move to the next heading of this particular topic, which talks about the temporary political stability, because we are discussing the outcomes of the Indian Council Act 1909. So the reforms brought a degree of temporary political stability by addressing some of the demanding of moderate Indian leaders. However, this stability was short-lived as demands for greater self-governance continued to grow. So basically, though there was stability, there was political stability, but it was not, I would say, stable yet. It would have been for a short period of time. एक तरह से लॉन्ग टर्म गोल नहीं था ये, जो ये एक्ट के अंतर्गत विभिन्न जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को विस्तारित या करने का या उसको एक्सटेंड करने का जो बात कही गई, जो नॉन ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की संख्या जो बढ़ाई गई, ये केवल एक दिखावा था। इसने थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाया, बट इट वाज नॉट, कह लीजिएगा, a long term goal, as it says कि the reforms brought a degree of temporary political stability by addressing some of the demands of the moderate Indian leaders। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मॉडरेट जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सब क्या करते थे, मॉडरेट्स थे, मॉडल लीडर्स थे, ब्रिटिश के साथ मिल जाते थे। उनको लगता था कि अपनी बातों को ब्रिटिश के समक्ष एक तरीके से रखेंगे, सही से रखेंगे, तो उनकी आज्ञा का पालन होगा, या उनका माना जाएगा, या उनकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा, या उनकी फेवर में बात होगी। तो वो और भी इंडियंस को, या आई वुड से एक्सट्रीम्स को सलाह देते थे कि हमें ब्रिटिश के साथ मिलकर चलना चाहिए और एक प्रॉपर वे में अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके फेवर की बात सोचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। ब्रिटिश नेवर थॉट या नेवर इंश्योर्ड द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल इन इंडिया। वो तो बस रूल कर रहे थे और 200 सालों तक हम पे राज किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनकी मंशा थी, उनका जो गोल था, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना था। However, this stability was short-lived as demands for greater self-governance continue to grow। जैसे कि मैंने बताया कि एक्ट के बाद एक्ट आते रहे। 1858 का एक एक्ट देखा हमने, 1861 का एक्ट देखा, 1892 का एक्ट देखा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इसके बाद उनको लगा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो चीजें व्यवस्थित रही, बट स्टिल देयर वाज डिमांड फॉर फॉर लॉन्ग टर्म, आई वुड से दैट पॉलिसी, फॉर लॉन्ग टर्म गोल, फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। एक ऐसे और एक्ट की आवश्यकता थी। दे वर वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि उनको लगा था अभी भी कहीं भी परमानेंट हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी जो बेसिकली सत्ता को अभी भी खतरा है इन इंडियंस के द्वारा। तो दे वर वर्किंग ऑन दैट। नाउ आई मूव टू माय नेक्स्ट, आई वुड से इम्पोर्टेंट heading, which talks about the I would say consequences or outcomes of the Indian Council Act 1909। So the foundation of future reforms, ये तो मैं बात हमेशा से कहता हूँ बच्चों। कभी भी कोई एक्ट हम पढ़ते हैं, कभी भी कोई एक्ट का अध्ययन करते हैं, कभी कभी मूवमेंट का हम अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज की बात हम करें, आंदोलन की बात करें, तो हमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, या वी एनालिसिस द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी डू वी रिफॉर्म आवर फ्यूचर। तो बेसिकली फाउंडेशन तैयार हुआ था फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि 1858, देन 1861, 1892 और 1909, अभी तक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विभिन्न एक्ट्स की। इसके अंतर्गत कैसे स्टेप बाय स्टेप दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द थिंग्स, दे केप्ट ऑन ब्रिंगिंग चेंजेस, दे केप्ट ऑन रिफॉर्मिंग द थिंग्स, केवल इसलिए कि फ्यूचर को थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए, फ्यूचर को बेटर बनाया जा सके।
तो यही चीज थी जो हमने जो बात करी, स्पेशली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म की। इट सेज प्रिल्यूड टू मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। एक रिफॉर्म आया था जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट मार्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909 सेट द स्टेज फॉर future constitutional reforms such as the Montagu Chelmsford reforms of 1999 1919 में। अच्छा, 1919 में आपको पता होगा कि बहुत एक ऐतिहासिक घटना रही थी, जलियांवाला बाग में घटी थी, जिसको हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। जो जनरल डायर के द्वारा किया गया था भारतीयों पर 1919 में। गोलियां बरसाई गई थी जो एक शांति सभा कर रहे थे। और आपको पता है फिर उधम सिंह लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली से मार के आया था। ही शॉट दैट ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर इन लंदन। तो आपने देखा और सुना और पढ़ा होगा कई बार कि बहुत फेमस इंसिडेंट था भारतीय इतिहास में, जलियांवाला बाग कांड, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, पंजाब। और अभी भी आप देख लीजिएगा कि जो ये कहना चाह रहे हैं कि 1919 में, यानी कि जब ये कांड हुआ था, तो एक और रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली इनको कुछ चीजों को रिफॉर्म करने का, फ्यूचर को थोड़ा बेटर बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द Indian Council Act 1909. So these later reforms introduced further changes, including, you know, dietary and increased provincial autonomy। ठीक है। नाउ वो तो होता भी है, कोई भी एक्ट आता है उसके बेसिस पे हम और जो फ्यूचर है उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज लेके आते हैं, कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नए एक्ट के साथ आते हैं, तो फ्यूचर को थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिफॉर्म कर सकते हैं। ये तो दिस इज ऑब्वियस। Now, development of Indian political consciousness. So, the act played a crucial role in the development of Indian political consciousness and the growth of political organizations. It helped create a more politically aware and engaged populace, populace which would later drive the push for complete independence. So, what these lines are trying to, say, the development of Indian political consciousness. So the act played a crucial role in the development of Indian political consciousness and the growth of political organizations। Basically, थोड़ी सी और आप कैसे राजनीतिक रूप से बात करें तो भारतीयों के बीच में एक राजनीतिक चेतना चेतना जागृत हुई, या आप कह सकें कि उनके कॉन्शियस को थोड़ा सा बूस्ट मिला अपने अधिकारों को लेकर, अपने राइट्स को लेकर इस एक्ट के आधार पर। एंड इट हेल्प क्रिएट अ मोर पॉलिटिकली अवेयर एंड एंगेज populace which would later drive the push for complete independence। जैसे कि आपको पता ही है कि लोग अपने स्वाधीनता की बात कर रहे थे, लोग आजादी की बात कर रहे थे, और जो कांग्रेस के अंतर्गत जो दो वर्ड थे, या कांग्रेस का जो डिवीजन था, गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और आई वुड से मॉडल लीडर्स। तो जो गरम दल थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो तो निरंतर स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। तो इस एक्ट में कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि भारतीयों को अल्टीमेटली जो ब्रिटिश सरकार की थी उनकी मंशा का पता चला, और उनको यही रियलाइज हुआ कि वो तो बस उनका शोषण करते रहेंगे। तो एक और सामाजिक चेतना जागृत हुई भारतीय समाज में, और जिसने बढ़ावा दिया आने वाले कंप्लीट इंडिपेंडेंस को, या पूर्ण स्वाधीनता को, या पूर्ण आजादी को। तो ये भी एक बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस रहा। अगर हम बात करें outcomes of Indian Council Act 1909 की, let's have a look on some criticism and limitations। So as far as criticism and limitations are concerned, so criticisms from nationalists, so many Indian nationalists criticize the act for not going far enough in granting self-governance। They say they saw the reforms the reforms as an inadequate and merely a means for the British to maintain control over India। So मतलब आप समझ गए होंगे। Again, I will go through these lines. Many Indian nationalists criticized the act for not going far enough in granting self-governance। They saw the reforms as inadequate and merely a means for the British to maintain control over India। एक दिखावा, एक आडंबर है, कुछ भी नहीं है। विधान परिषदों में उन्होंने संख्या बढ़ा दी, नॉन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ले लिए, नॉन ऑफिशियल इंडियन जब रिप्रेजेंटेटिव ले लिए, उन्होंने संख्या बढ़ा दी। उन्होंने चाहे वो प्रांतीय प्रोविंशियल लेवल पर हो, या फिर आई वुड से सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें, बट ये सब आडंबर था, केवल दिखावा था। अल्टीमेटली पावर ब्रिटिश के हाथ में ही थी। द इंडियंस वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दिस ब्रिटिश पीपल। और कहीं ना कहीं केवल दिखाने के लिए कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उनके फेवर की बात कर रही है, या उनको भी अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन में या डिसीजन निर्णय लेने के लिए इन्वॉल्व कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो राजनीतिक गोटियां सेक रहे थे, बड़े श्रूड थे, वो दिमाग से खेलते थे, हम दिल से खेलते थे, मैं बात पहले बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं फिर चीज मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली अ, अगर हम बात करें कोई एडिकेट रिफॉर्म्स नहीं था। अगर हम कहें 1909 में भारतीय के लिए बहुत कुछ किया गया, को बहुत बड़ा किया, बहुत बड़े लेवल पर किया गया, तो इट वाज नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक होता है ना, किसी बच्चे के हाथ में झुंझुना थमा देना और कहना कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। सेम थिंग वाज देयर as far as this particular I would say that Indian Council Act is concerned, 1909, or I would say that Marlow Minto Act, या Marlow Minto reforms. Now I would go through the last heading which talks about the inadequate रिप्रेजेंटेशन। तो सीधी सी बात है, जो बोला गया कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत लोकल रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाएंगे, मेंबर्स की संख्या बढ़ाएंगे। हालांकि जो इससे पहले का एक्ट था 1892 में, उन्होंने 40% इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाई थी। यहाँ पर भी वो उसको कुछ इंक्रीज किया उन्होंने, बट डिस्पाइट ऑफ दैट एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडियन का, या इंडियन भारतीयों का। वो केवल एक तरह से कह लीजिएगा केवल खाना पूर्ति के लिए, अब जैसे मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसमें जो 15 मेंबर की काउंसिल थी उसमें दो भारतीय रखे गए थे। इसी तरीके से हम चाहे लोकल लेवल पर या लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर, वहां पर भी जो इंडियन मेंबर्स रखे जा रहे थे वो ब्रिटिश के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। और केवल एक अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन कर किया उन्होंने, मतलब इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट और इनएडिकेट और एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीयों का फेवर स्टिल वो नहीं ले पा रहे थे। भारतीयों की जो मैं बात करूं समस्याओं का, उनकी परेशानियों का, और जो सोशल टर्माइल था, जो बेसिक कोई समस्या थी, दोज प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आर नॉट बीइंग पेड अटेंशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट ऑल। So while the act increased Indian representation, it was still limited, and the executive councils remained, sorry, dominated by British officials. सीधी सी बात है, वो तो होना भी था। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके हाथ में कमांड थी, सत्ता की बागडोर थी। अल्टीमेटली चीजों को वही हैंडल कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, हम पे रूल कर रहे थे। यू नो और सीधी सी बात है, कोई दिखावा था, आडंबर था कि हम इस तरीके से कुछ भारतीयों के लिए कर रहे हैं। और भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को हम सपोर्ट कर रहे हैं और उनके फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने ही फेवर की बात करते थे। और जो भी महत्वपूर्ण फैसले थे, मुद्दे थे, कोई भी एक्ट की हम बात करें, कोई स्टडीज की बात करें, पॉलिसी की बात करें, वही सर्वे सर्वा थे, देवर अबव ऑल। उसमें बेसिकली इनडायरेक्टली का थोड़ा मोड़ा रोल था भी, छोटा मोटा भारतीयों का, तो केवल ये दिखाने के लिए कि दे आर बीइंग इन्वॉल्व, सुपरफिशियली। इट वाज नॉट लाइक कि एक ट्रू सेंस में कि उनकी बातों को तवज्जो दी जा रही थी या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता, या उस पर वर्क किया जाता। इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। सो दिस लिमिटेड द इफेक्टिवनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द गवर्नेंस प्रोसेस। ठीक है, तो दिस लिमिटेड द इफेक्टिवनेस, जो भी बेसिकली होना चाहिए था कि पूरी तरह से एडिकेट की बात करूं, इफेक्ट की या इफेक्टिवनेस एंड इन्फ्लुएंस होना चाहिए एक्चुअल में। जो अब बात करें कि जो अब जैसे वर्तमान समय में होता है, जो मेंबर्स हैं अपनी बातों को रखते हैं, तो उनकी बातों को सुना भी जाता है, उसमें वर्क किया जाता है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश रूल में ऐसा नहीं था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें, प्रोविंशियल सेंट्रल लेवल पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी बातों में वो वजन नहीं था। बेसिकली दे वर नॉट actually the part of the decision making process, I meant to say that. Conclusion, I would conclude the thing that the Marley-Minto Act of 1909 was a significant step in the evolution of Indian self-governance under British rule. While it made important concessions to Indian political aspirants, it also reinforced communal divisions and maintained British dominance. The Act's outcomes had a lasting impact on Indian politics and set the stage for future reforms and the eventual struggle for complete independence. तो सीधी सी बात है, 1909 या मार्ले मिंटो एक्ट या रिफॉर्म जो आया, उसके अंतर्गत भी भारतीयों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस नहीं थे। उनके यू नो आई वुड से उनके लिए कुछ ऐसी बात नहीं कही थी जो उनके फेवर की बात करे। केवल एक आडंबर था, ढोंग था कि जो इंडियंस है वो उनको साथ में लेकर चल रहे हैं, ब्रिटिश यू नो या उनकी बातों को साथ में लेकर चल रहे हैं, उनकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, या दे आर बीइंग मेड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट वाज नॉट लाइक दैट। चीजें भी उन्हीं के हाथ में थी। और हाँ, अब भारतीयों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि जो ब्रिटिश है वो केवल अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। उनका भारतीयों की कह लीजिएगा, भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है, उनके वेलफेयर से, उनकी सेफ्टी से, उनकी सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल भारत में जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन जारी था। यू नो
और हाँ, अब इस चीज से रियलाइज हुआ कि अब भारतीयों को ये चीज रियलाइज हुई कि पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम के लिए, आजादी के लिए अभी हमें और मिजरेबल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, हमें कुछ और कार्य करना पड़ेगा, हमें कुछ और स्टडीज, वी विल हैव टू कम विद न्यू स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, और तभी हमारी जो ड्रीम है, हमें जो 1857 में शायद नहीं हो पाई थी, वो क्रांति दोबारा से लानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, लोगों को यूनिटी लानी पड़ेगी, और तभी हम भारत की आजादी की बात कर सकते हैं। ये चीज भारतीयों को अब अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी, और इस चीज को अब उन्होंने जाना, और दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग न्यू स्ट्रेटजीज टू, आई वुड से दैट, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. So this was all about the outcomes of the, I would say that, Indian Council Act 1909, or should I say that Marley Mincho reforms 1909, और या भारतीय अधिनियम परिषद 1909. So कई नामों से जाना जाता है ये. So I have gone through all the headings. I've explained each and everything. Though the session, become a little, I would say, lengthy, but still, I think that you would have enjoyed the entire session. The session was very much informative, valuable session, and I think that I explained each and everything, in simple words. और कंसेप्ट आपने कंसेप्ट समझ गए होंगे आप, क्लियर रहा होगा आपके लिए कि इसके परिणाम, इफ यू आर आस्क्ड की कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते, तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, यू नो without any difficulties. So please, again, I would say that, thank you very much for being valuable part of today's discussion, which was about the outcomes of the Indian Council Act 1909, and it was a very important topic too. I'll see you in my next lecture of the development of Indian constitutions. Till then, I would say that thank you very much for being valuable part of this show. Take care of self, keep studying, keep doing hard work, एंड सभी का शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच.